हेलो एवरीवन, कोर्स एरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। ये पॉलिटी सीरीज में हम देखेंगे आज अपना द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विकास यात्रा। ये हमारा सेट नंबर 3 है। इसमें कुल 15 एमसीक्यू हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और ये सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। संविधान के कौन कौन से कार्य हैं, आपको उसके संबंध में विचार करना और बताना इनमें से कौन सा कथन असत्य है। एक दिया हुआ है, संविधान बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। कथन 2 दिया है, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश देता है। 3 दिया है, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना संविधान का कर्तव्य है। 4 दिया है, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना। और 5 दिया है, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। तो बताइए इनमें से कौन सा असत्य है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें बी लगाया है, मतलब 5 को गलत माना है, तो बिल्कुल सही है। संविधान ऐसा कुछ नहीं करता है कि जिससे सत्ता में अच्छे लोग आए। ये केवल इतना करता है कि किस प्रक्रिया से लोग आए ताकि सभी लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन हो सके और शक्ति का वितरण, ताकि किसी एक पिलर के पास ज़्यादा शक्तियाँ ना हो जाए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का क्या कहता है, क्षैतिज वितरण कर देता है। अगर इसमें पहला देखें तो ये गलत हो जाता है। 5 इसमें हमारा गलत है। और पहला देखें इसमें तो बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराता है, तो बिल्कुल सही है। नियम कानून को उपलब्ध कराता है जिससे सभी लोगों पर बराबर रूप से लागू होता है। अगर 2 देखें इसमें तो नियम नागरिक के अधिकारों पर नियंत्रण के संबंध में दिशा निर्देश देता है कि किन किन कंडीशनों में किसी व्यक्ति के अधिकारों को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर 3 देखें तो कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति उपलब्ध कराता है, जैसे स्वतंत्रता, बंधुता, धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रताएं, ये सभी के लिए उपलब्ध कराता है। तो हमारा ऐसे में 3 विषय हो जाता है। न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान करता है, तो ये भी सही है। तो हमारे 1, 2, 3, 4 सही है, लेकिन 5 गलत है। जिन लोगों ने बी लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा कथन असत्य है। आपको इसमें से बताना है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संबंध में कौन सा असत्य है। इसमें एक दिया है, ए, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त हो गया। कथन बी दिया है, इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। कथन सी दिया है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है। डी दिया उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा सही होता है इसमें डी, क्योंकि सभी कथन यहाँ सही हैं। कैसे सही हैं? क्योंकि यहाँ पे पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से क्या किया गया था, लिखित संविधान प्रस्तुत करने का प्रक्रिया जारी की गई थी। यहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी इसी समय, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सशक्त कर दिया गया। अगर बी देखें तो बी कैसे सही हो जाता है, इस अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। तो ये सही है, 4 वर्ष के लिए चुना जाना प्रारंभ हो गया। दूसरा यहाँ पे देखें तो ये दिया हुआ सी, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को अब बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल मतलब पद दिया गया। ये बिल्कुल सही है। उस समय क्या हुआ, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को यहाँ से बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल का पद प्रदान कर दिया गया। तो ऐसे में सी भी सही है, डी इसमें गलत था। जो कह रहा था उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि सभी कथन सही थे, हमको गलत बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया था। कथन 1 दिया है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी दिया है, भारत शासन अधिनियम 1919। सी दिया है, भारतीय शासन अधिनियम 1858। और डी दिया, मार्ले मिंटो सुधार। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर इसमें जिन लोगों ने लगा रखा है 1861, तो बिल्कुल सही है। इसमें गैर सरकारी सदस्यों के अंतर्वेशन मुहैया कराया गया था 1861 में। इसमें प्रावधान किया गया था, एक कार्यकारिणी परिषद गठित किया गया था जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4 से बढ़ाकर, इसमें देखिए पहले 4 थी लेकिन अब 4 से बढ़ा के 5 कर दी गई। दूसरा इसमें क्या किया गया कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या 6 और अधिकतम 12 कर दिया गया। और इसमें इसी समय 3 लोगों का चयन किया गया था। वो 3 लोग कौन कौन से थे, उनको मनोनीत किया गया था। यहाँ पे चयन नहीं किया, अपॉइंटमेंट नहीं किया गया था, मनोनीत किया गया था। वो 3 लोग थे जो वायसराय को विशेष अधिकार मतलब काम करते थे उनके लिए। तो वो 4 लोग थे, 3 लोग, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर थे। पोर्टफोलियो प्रणाली भी इसी में शुरू की थी 1861 में, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में शुरू की गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ए दिया है 1861 भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 मार्ले मिंटो सुधार। सी दिया है 1919 का भारत शासन अधिनियम। डी दिया है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो बताइए इनमें से किसके माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है 1909 बिल्कुल सही है उनका।
1909 के माध्यम से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इसमें कुछ अन्य प्रोविजन किए गए थे, जैसे कि इस मतलब 1909 पार्लियामेंट्री सुधार में जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और इसमें एक और व्यवस्था किया गया था, प्रेसिडेंसी ऑफ कॉरपोरेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इतने 4 लोगों के लिए इसमें व्यवस्था की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? इसमें ए दिया है 1813 चार्टर अधिनियम के माध्यम से, बी दिया है 1833 का चार्टर अधिनियम, सी दिया है 1853 का चार्टर अधिनियम, डी दिया है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो बताइए किसके माध्यम से यहाँ पे पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी? जिन लोगों ने इसमें लगा रखा है इसमें अपना आंसर, इसमें 1853 जिन लोगों को लगा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। 1853 चार्टर अधिनियम इसके माध्यम से किया गया था स्थापना, और इसे ही लघु संसद का स्वरूप माना गया था, जिसके माध्यम से विधान परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था? तो कथन एक दिया है इसमें, ए दिया हुआ है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की, बी दिया है बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल 4 सदस्यीय परिषद में निहित थी, सी दिया है इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोसाइडर में मत की शक्ति को बदल दिया, और डी दिया है गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी उनका बिल्कुल सही है। देखिए इसमें हुआ क्या था, बंगाल या कोलकाता प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल के 4 सदस्य थे और एक कौन खुद थे यहाँ पे, गवर्नर जनरल। तो यहाँ पे क्या वो निर्णायक मत जो होता है वो अभी यहाँ पे बदलना मतलब समाप्त नहीं किया था, कोर्ट हटा करके कोर्ट ऑफ प्रोसीजर मत को शक्ति को बदल दिया गया था। जो कह रहा है बदला नहीं था गया था, 4 लोग तो अभी थे ही, और जो मतलब दोनों में कंट्रोवर्सी हो तो वहाँ पे निर्णायक मत किसका था, गवर्नर जनरल का था। तो अभी भी था, इसमें पूछ रहा था सही नहीं है उपबंध में, तो ये सी सही नहीं है, अभी भी बरकरार था उनका निर्णायक मत, तो इसमें हो जाता हमारा सी आंसर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बताइए किसके माध्यम से बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? ए दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी दिया है भारत शासन अधिनियम 1919। तो बताइए किसके माध्यम से प्राप्त हुई थी? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ लगाया भारतीय परिषद अधिनियम 1892 तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे क्या प्रोविजन किया गया, तो ये लोग तो बहस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई खास सवाल वगैरह नहीं पूछ सकते थे, केवल बहस कर सकते थे। उनके बहस को स्वीकार करने अस्वीकार करने की अधिकार, मतलब प्रश्न पूछने की को स्वीकार या अस्वीकार करने का कोई प्रोविजन नहीं था। मतलब ये जो भी सवाल पूछते हैं ये परिषद का अध्यक्ष इनके सवालों को एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे उस पर डिपेंड करता था, इनके सवालों पर कोई खास केयर न किया जाता था। तो 1892 करेक्ट है। इसी के माध्यम से विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का विधान किया गया, मतलब प्रोविजन किया गया प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, अर्थात सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन का प्रोविजन किस में किया गया था? ए दिया है चार्टर अधिनियम 1813, बी दिया चार्टर अधिनियम 1853, सी दिया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो बताइए किसके माध्यम से सरकारी नियुक्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का विधान किया गया? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है 1853 तो करेक्ट है। 1853 में ये प्रोविजन किया गया था। इसका प्रोविजन लाया गया था 1833 में भी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था। क्यों? क्योंकि उस समय जो था BOD बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसने इसमें मतलब एक तरह से कहें तो कंट्रोवर्सी हो गया दोनों में, तो फिर ये कैंसिल हो गया था 1833 में, लेकिन फिर दोबारा आया 1853 में, तो ये जारी हो गया और मतलब एग्जामिनेशन चालू हो गया और इसके द्वारा नियुक्तियाँ शुरू हो गई भारत में। तो करेक्ट कौन सा है? बी चार्टर अधिनियम 1853। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी जिसमें बनाई गई थी, जिसके संबंध में सही दिया हुआ कथन विकल्प ए दिया है 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई थी द्विसदनी, उसके बारे में आपको बताना है। बी दिया है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी दिया है 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, डी दिया 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा द्विसदनी व्यवस्था का प्रावधान किया गया था?
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर जिन लोगों ने इसमें लगाया है अपना, उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया 1919, तो उनका बिल्कुल करेक्ट है। 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी और इसी के माध्यम से प्रावधान किया गया था केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात लोकसभा राज्यसभा जैसा प्रावधान किया गया था। और इसी में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। 2 दिया है, इसने विधान परिषद के सदस्यों को बजट संबंधी प्रस्ताव को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। 3 दिया है, इसने जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसने क्या किया था, इसने भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो कैसे शुरुआत की, मुस्लिमों को अलग निर्वाचन का पृथक निर्वाचन का प्रावधान कर दिया, जिसमें प्रेसिडेंसी ऑफ कॉर्पोरेशन के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए और जिम्मेदारों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए, इनके लिए अलग से पृथक निर्वाचन का प्रावधान करके क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व शुरू कर दिया था। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता चला गया ये। इसके बाद क्या हुआ, 1919 में सामान्य मतलब 2 वर्गों में बांट दिया जाता है निर्वाचन को, एक सामान्य एक विशिष्ट। सामान्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय समुदाय और मतलब अन्य को भी। विशिष्ट में क्या करता है, भूस्वामी, यूनिवर्सिटी और ट्रेड और व्यापारियों के लिए प्रोविजन कर देता है। फिर आगे बढ़कर के 35 में हो जाता है, दलित, महिलाओं और मजदूरों के लिए अलग से निर्वाचन हो जाता है। यहीं से शुरू हो जाता है ये चीज़, पृथक मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रावधान, सांप्रदायिकता का प्रतिनिधित्व शुरू हो गया यहीं से। दूसरा चीज़ देखिए, इसने भारतीय विधान परिषद में, इसने विधान परिषद में के सदस्यों को बजट पर संबंधी प्रस्तावों को स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी थी। तो इसने जो मतलब अनुमति दे दी थी, किस तरह का, बजट में प्रश्न पूछने का, बजट पर प्रस्ताव लाने का, इनकी अनुमति दे दिया था। ये बिल्कुल दूसरा भी सही हो जाता है। तीसरा देखिए, तो इसने जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, जैसे हमने पहले देख लिया था कि इसने प्रावधान किया था किसके लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए, जमींदारों के लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के परिणाम स्वरूप शुरू हुई द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनेल कार्टिस थे। कथन 2 दिया है, इस प्रणाली के अंतर्गत सभी विषयों को 2 भागों में, केंद्रीय और प्रांतीय में विभाजित किया गया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ये लगाया बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय और प्रांतीय नहीं विभाजित किया गया था, यहाँ पे विभाजित किया गया था ट्रांसफर और संरक्षित, 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। तो ऐसे में हमारा 2 गलत हो जाता, 1 सही है। तो जिन लोगों ने 1 लगाया था उनका बिल्कुल सही है। इसमें जिन लोगों ने 1 लगाया उनका करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों को हितैषी निरंकुश की संज्ञा दी गई थी। 1 दिया है भारत शासन अधिनियम 1919। बी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। सी दिया है भारत शासन अधिनियम 1835। सी डी दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो बताइए इसमें हितैषी निरंकुशवाद की संज्ञा किसको दी गई थी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसको तो देखते ही सभी लोगों ने कर लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया भारतीय परिषद अधिनियम 1909, उनका बिल्कुल करेक्ट है। इसी को क्यों कहा गया था, तो किसने इसको संवैधानिक तानाशाही की भी संज्ञा दी गई थी। इसको इसलिए दिया गया था क्योंकि ये केवल मतलब बहुत बड़ा सुधार नहीं किया था, ये केवल नाम मात्र का सुधार ही प्राप्त हुआ था इसमें। और सांप्रदायिक, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था, जमींदारों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था। ये कहीं ना कहीं निरंकुशवादी था। तो जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए, भारतीय शिक्षा एवं साहित्य पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। कथन 1 दिया है 1813 का चार्टर अधिनियम। कथन बी दिया है 1833 का चार्टर अधिनियम। सी दिया है 1853 का चार्टर अधिनियम। डी दिया है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो बताइए किसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें लगाया है अपना 1813, तो उनका बिल्कुल सही है। 1 मिनट, हाँ 1813 इसमें जिन लोगों ने लगाया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1813 में प्रावधान किया गया था। 1813 में क्या प्रावधान किया गया था, 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा और साहित्य पर खर्च किया जाएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इसी में चीनी और चाय वाला भी प्रोविजन था। 1813 में ही चीनी और चाय पर क्या हुआ, एकाधिकार अभी बना रहा। बाकी सभी अधिकार एकाधिकार कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो गए, लेकिन चीनी और चाय बचे रहे। दूसरा चीज़ इसमें क्या हुआ था, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। तो इसी वजह से देखेंगे आप कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और साउथ में खास करके केरल में और पुडुचेरी और फिर गोवा रीजन में भी देखने के लिए मिलेंगे आपको। गोवा में नहीं, पुडुचेरी में देखने के लिए मिलेंगे। चार्टर इसी के माध्यम से प्रोविजन किया गया था, वो लोग आके धर्म प्रचार कर सकते हैं। तो इसमें सही आंसर हमारा जो था ए, क्योंकि 1 लाख का प्रोविजन इसी में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन जैसी शब्द का प्रयोग किस अधिनियम में किया गया था। कथन 1 दिया है 1909 का भारत परिषद अधिनियम।
बी दिया है 1919 का भारत शासन अधिनियम, सी दिया है 1935 का भारत शासन अधिनियम और डी दिया है 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो बताइए किसके द्वारा उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का प्रयोग किया गया था। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए वो सुधार था, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं इसको। तो इसी समय ये सुधार किया गया था और ऐसे में हमारा आंसर निकल जाता है बी। 1919 में ये सुधार किया गया था और इसी में उत्तरदायी शासन का प्रावधान किया गया था और मतलब इसी में ये भी हुआ था किसका, विधानसभा का प्रोविजन किया गया था और जो प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है 1909 के अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय या गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ संबंध होने का प्रावधान किया गया। दो दिया है केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। तीन दिया है पहली बार विधान परिषद में चर्चा के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने की प्रक्रिया शुरू की गई। डी दिया है इसने द्वैत शासन और प्रत्यक्ष चुनाव का शुभारंभ किया। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे देख के अपना 4 देख करके कट कर लिया, क्योंकि अभी हमने बताया कि 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था, तो बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे 1909 है तो ऐसे में आप आसानी से कट कर सकते थे, आपका आंसर निकल जाता सी। दूसरा चीज़ देखें तो यहाँ पे पहली बार ये प्रोविजन किया गया 1909 में कि अनुपूरक प्रश्न कर पूछने का, विधान परिषद में अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प रखने का प्रोविजन किया गया। और दूसरा यहाँ पे अन्य चीज़ें देख सकते हैं आप, तो केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। तो इसमें जिन लोगों ने सी लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1881 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है वायसराय के परिषद में नियुक्त 3 गैर आधिकारिक सदस्यों में से एक सर दिनकर राव थे। कथन दो दिया है इस अधिनियम में पंजाब प्रांत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। किसके माध्यम से, 1861 के माध्यम से। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया अपना सी उनका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए पहले कथन में तो वायसराय की परिषद में नियुक्त 3 गैर आधिकारिक सदस्यों में से एक सर दिनकर राव थे। तो बाकी 2 लोग कौन थे, बाकी 2 लोग थे कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ये 3 लोग हो गए। दूसरा चीज़ देखें तो इस अधिनियम में पंजाब प्रांत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। तो ये बिल्कुल सही है। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत और पंजाब के लिए नई विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया। तो ऐसे में हमारा आंसर निकल जाता है सी, क्योंकि 1861 का भारत परिषद अधिनियम 1861 में ये दोनों प्रावधान किए गए थे। तो ऐसे में निकल जाता है आंसर करेक्ट सी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 किस प्रकार का भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग था। तो मतलब इसमें आपको ये बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1919 किस प्रकार से भारत शासन अधिनियम 1935 से अलग था, ये चीज़ आपको बताना है। कथन एक दिया इसमें भारत शासन अधिनियम 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए थे, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुसूचित जातियों को पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान किए गए। कथन दो कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रावधान किए गए थे, जबकि भारत शासन अधिनियम 1935 में लोक सेवा आयोग की स्थापना, मतलब यहाँ पे यूपीएससी की स्थापना के संबंध में प्रावधान किए गए। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर हम यहाँ थोड़ा सा बारीकी से समझें तो 1919 में क्या किया गया कि 2 वर्गों, निर्वाचक क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला सामान्य था, दूसरा विशिष्ट। सामान्य में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का प्रोविजन किया गया था और आंग्ल भारतीयों का प्रोविजन किया गया था। विशिष्ट में भूस्वामी, यूनिवर्सिटी और ट्रेडर्स का प्रोविजन किया गया। तो यहाँ पे जो चीज़ दे रहा है वो बिल्कुल सही है। और 1935 में क्या किया गया, 1935 में दलितों, महिलाओं, मजदूरों के लिए भी अलग से निर्वाचन प्रोविजन कर दिया गया था। वो चीज़ यहाँ पे पहले में तो बता रहा है। दूसरा चीज़ देखें तो भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या प्रोविजन किया गया, इसमें यूपीएससी का गठन किया गया 1919 में। और 1935 में किसका गठन किया गया था, तो संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी 1935 में। तो यहाँ शब्द पलट दिया गया है, तो 2 हमारा गलत हो जाता और हमारा सही आंसर निकल जाता ए जिन लोगों ने लगाया था उनका करेक्ट आंसर है, इसमें ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। जो 1947 में भारत के गवर्नर जनरल को राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, कथन एक कह रहा है। कथन दो कह रहा है कि गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने के अधिकार सुरक्षित किया गया। कथन तीन कह रहा है कि वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन भारत के राज्य सचिव का पद
वर्ष 1950 तक सक्रिय रहा। सॉरी, हमने 2050 बोल दिया, 1950 तक सक्रिय रहा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया है अपना सी, उनका बिल्कुल सही है, सी इसमें करेक्ट आंसर। देखिए गवर्नर जनरल जो थे उनको राज्य के अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया, प्रेसिडेंट के रूप में। और जो गवर्नर जनरल के पास किसी विधेयक को वीटो करने के अधिकार था, संरक्षित था, उसको संरक्षित रखा गया। जो वीटो कर सकती थी अभी भी संरक्षित रखा गया, आज भी है। राष्ट्रपति वीटो की शक्तियों को यूज करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन है, राष्ट्रपति हैं। और देखें प्रांतीय जो होते हैं, प्रांतीय गवर्नर जनरल, तो उनकी वो भी अभी भी हैं राज्यपाल के रूप में, और उनके पास वीटो की शक्ति कोई नहीं है। बस वो ये कर सकते हैं कि इनके लिए आरक्षित कर सकते हैं, किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। कोई भी अधिनियम जो भी संशोधन, संविधान संशोधन आ रहा है या फिर कोई मतलब वहाँ पे बिल आ रहा है, तो उसको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकते हैं, अभी भी उनके लिए प्रोविजन है। तो 1 और 2 तो करेक्ट आंसर निकल जाता है। तो अगर C3 देखें, वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, लेकिन क्या किया गया, भारत के राज्य सचिव का पद 1950 तक सक्रिय, तो बिल्कुल गलत है। यहाँ देखिए राज्य सचिव क्या था, आपने पढ़ा होगा COB, मतलब क्या था, COB में COD और BOC ये दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। अब मर्ज करके क्या बनाया गया उस समय, कब, 1858 में, 1800 क्रांति के बाद 1858 में दोनों को मर्ज करके बना दिया जाता है क्या, राज्य सचिव का पद। तो ये कब किया था, 1947 में। वायसराय का पद जो कि 1858 में बना था, और राज्य सचिव का पद, दोनों को समाप्त कर दिया था 1947 में। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में ये दोनों पद समाप्त कर दिए जाते हैं। तो जिन लोगों ने सी लगाया था उनका करेक्ट आंसर है। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।